आपकी कुंभ नगरी प्रयागराज में आके हमको बहुत अच्छा लगा। और हमारा जो मानिक इंजीनियर्स का प्रोडक्ट्स है जो आपके कोल्ड में लग रहा है उसके लिए भी हमको अच्छा लग रहा है। और हमारी कंपनी 46 ईयर्स कंप्लीट हो गए, 47 ईयर्स हो गए, तो उसके लिए हमने सोचा कि अभी कुंभ नगरी अभी प्रयागराज में कुंभ मेला हो गया है, तो अभी चलो हम अपना सेशन रखते हैं, तो सारे फ्रेश लग रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा मोबाइल आप साइलेंट मोड में रख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, अपना 1 आवर का प्रेजेंटेशन रहेगा, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। और मैं आपको सबको विनंती करता हूं कि आप नेशनल एंथम से हमारा प्रोग्राम का शुरुआत करेंगे, तो आप प्लीज़ खड़े रह जाइए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाता। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, भारत माता की जय। प्रोग्राम की शुरुआत हम लैंप, लाइटिंग ऑफ लैंप लगा के करते हैं। तो मैं कुछ अतिथिगण है जो आपके प्रयागराज शहर से, तो मैं उनको विनंती करूंगा कि आप थोड़ा सा आ जाइएगा। दिलीप सिंह सर जी, भोला सिंह इंडस्ट्रीज, आ जाइए सर। संजय चौधरी जी, हिमालय कोल्ड स्टोरेज। श्री वीरेंद्र सिंह जी, शरद चितालय। श्री राजकुमार ओझा जी, प्रसन्न कुमार कोल्ड स्टोरेज। और हमारे मानिक इंजीनियर के डायरेक्टर मैं आनंद जोशी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी आए। दुबे जी, थोड़ा तकलीफ करना पड़ेगा शूज और चप्पल निकालने में। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते। जोशी सर को अनुरोध करूंगा कि वो अपना
परिचय देके अपना जो मानिक इंजीनियर का प्रेजेंटेशन है वो आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आनंद जोशी है। मैं मानिक इंजीनियर्स का इंटरनेशनल सेल्स और नेशनल सेल्स और इंटरनेशनल सेल्स डायरेक्टर हूँ। ये कंपनी की जो हम टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी जानकारी देने के लिए प्रोग्राम रखा है। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए और यहाँ आपने अपना टाइम निकाला। सो थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक 40 से 45 मिनट में अपने कंपनी और क्या प्रोडक्ट्स है और हम क्या कर सकते हैं जिससे आपका प्लांट बेटर हो, परफॉर्मेंस बेटर हो, उसके बारे में थोड़ी बात करने की कोशिश करूँगा। ये प्रोग्राम का नाम हमने प्रगति पथ रखा है। प्रगति पथ मतलब हमने क्या अचीव किया है, क्या हमने हिंदुस्तान के बाहर अपना नाम कमाया है, क्या किया है, वो आपके साथ शेयर करना है। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन चालू करता हूँ। ये कंपनी मानिक इंजीनियर्स, ये जैसे बोरसे जी ने कहा 45 साल पुरानी कंपनी है। ये शेखर कुलकर्णी जी ने चालू की थी। अब हम और पुणे बेस्ड है। पुणे में हम लोग अपने सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारी फैक्ट्री पुणे में है। हमारा टर्नओवर अराउंड 5.5 मिलियन $US है और 130 एम्प्लॉय हमारे कंपनी में काम करते हैं और उसके सिवा 300 एम्प्लॉय इनडायरेक्टली काम करते हैं। हम लोग मेजर OEMs जो कंपनी इंडिया में है, जो अमोनिया रेफ्रिजरेशन काम करती है और इंडिया के बाहर भी काम करती है, उन सब लोगों को सप्लाई करते हैं। अभी हमारा फैक्ट्री इस वक्त 20,000 स्क्वायर फुट का है और हम लोग नया फैक्ट्री बना रहे हैं, वो भी और एक 20,000 स्क्वायर फुट का अगले महीने से चालू हो जाएगा। हम यहाँ पे पर्टिकुलरली यूरोपियन स्टैंडर्ड और रशियन स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। जो EN और ISO स्टैंडर्ड कहते हैं वो सारे फॉलो करते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी हमारी इन हाउस है। हमारे पास हर चीज़ के डिज़ाइन के लिए, उसके बनाने के लिए टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर्स है। इसमें हमारा प्रोडक्ट जो भी बनता है, उस कास्टिंग जो बनते हैं, उसका एनालिसिस किया जाता है। उसका डिज़ाइन होते समय ही उसकी सारी अलग अलग टेम्परेचर, प्रेशर की टेस्टिंग की जाती है, जिसकी वजह से ये कहीं ब्रेक ना हो जाए। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद इसका क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम सॉफ्टवेयर से पहले एनालिसिस करते हैं। अब ये देखिए, ये ऐसे कास्टिंग का बेसिकली, क्योंकि कास्टिंग एक चीज़ ऐसी है जहाँ से अपना अमोनिया लीक हो सकता है, तो ये सब स्पेशली डिज़ाइन है। मटेरियल भी स्पेशल है। दूसरी चीज़ होती है वॉल में जाने वाला अमोनिया जो पास होता है, उसका जो फ्लो है, तो वो फ्लो भी, उसका एनालिसिस भी हमारे यहाँ पे किया जाता है कि ये वॉल काम कैसे करेगा। उसमें प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेशर ड्रॉप बढ़ गया तो पावर ज़्यादा लगेगी, प्लांट के परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे इन हाउस की जाती है। हमारे पास हाई प्रेशर चेकिंग के लिए, आप जानते हैं कि हमारा मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर 14 से 15 kg रहता है, लेकिन हमारे कुछ प्रोडक्ट, हमारे ज़्यादातर प्रोडक्ट हाई प्रेशर डिज़ाइन है, तो उसके टेस्टिंग के लिए हमारे पास 200 बार तक प्रेशर रेंज का सिस्टम है, जिसमें हम लोग चेक कर सकते हैं। हमारी सेल्स टीम है, वो आपको, अभी आप नया प्रोजेक्ट लगा रहे हो, रेट्रोफिट कर रहे हो, तो उसमें डिज़ाइन करने के लिए, आपको सिस्टम सही सजेस्ट करने के लिए हेल्प करेगी, ताकि आप ऑप्टिमाइज सिलेक्शन हो जाए। आपका जो प्लांट है वो कम खर्चे में ज़्यादा बेटर बने। हमारे सर्विस टेक्नीशियंस हैं, वो ऑल ओवर इंडिया सर्विस देते हैं। इंडिया के बाहर भी हम लोग सर्विस देते हैं। और हमारे ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हम जितने भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हमारे कैटलॉग में हमने प्रिंट किए, हम बनाते, ये सारे प्रोडक्ट्स यूरोपियन स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है। इसमें C और PED, C इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए होता है, और PED प्रेशर इक्विपमेंट डायरेक्टिव है, जो जिसमें, क्योंकि आप जानते हैं हमारे हर वॉल के अंदर प्रेशर होता है, तो प्रेशर के हिसाब से हमारे सारे प्रोडक्ट्स का डिज़ाइन किया हुआ है। और इसकी सारी सर्टिफिकेशंस है, वो भी मॉड्यूल H कैटेगरी में है। मॉड्यूल H का मतलब वॉल का डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी, सबके लिए हमारे ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। इसके साथ में हमारी कंपनी के पास ISO है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी CE सर्टिफाइड है। और पिछले 3 साल में हमने
रशियन सर्टिफिकेशन भी करवाया है, EAC सर्टिफिकेशन। तो हम अपने प्रोडक्ट्स रशिया को भी बेच रहे हैं और रशिया का सर्टिफिकेशन भी हमारे पास है। और एक चीज़ है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं इसका पेटेंट रजिस्ट्रेशन है, वो इंडिया में भी है और यूरोप में भी है। यह हमारा अब नया फैक्ट्री और एक बन रहा है जो जुलाई एंड में चालू हो जाएगा। इससे 18,000 स्क्वायर फीट का नया एरिया ऐड हो जाएगा। तो टोटली हमारे पास 38,000 स्क्वायर फीट एरिया बन जाएगा प्रोडक्शन के लिए, और 3,000 स्क्वायर फीट एरिया हमारा बनेगा डेवलपमेंट के लिए। हम लोग, जैसे मैंने कहा कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में, रशिया में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे हमारा मेजर एक्सपोर्ट होता है अभी। उसके सिवा हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो स्पेशली इंडियन नेवी और नाटो नेवी के लिए बनते हैं, जैसे अमेरिकन नेवी है, UK नेवी है या इटालियन नेवी है, तो उनको भी हम लोग सप्लाई करते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए हम कहते हैं कि हमारा मानिक इंजीनियर्स का प्रोडक्ट ये पूरा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। हम कोई भी चीज़ चाइना से इंपोर्ट नहीं करते, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर स्टिकर टेक्नोलॉजी करके स्टिकर लगा के अपना नाम लगा के नहीं बेचते। तो इसको प्रमोट करने के लिए हम लोग अलग अलग इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं और नई नई चीज़ें डेवलप करते रहते हैं। ये हमारा नया प्रोडक्ट है जिसको हम लोग वॉल स्टेशन कहते हैं। कि आप देखिए, नॉर्मली हमारे यहाँ पे एक स्टॉप वॉल होता है, फिल्टर होता है, सोलनॉइड होता है, हैंड एक्सपेंशन वॉल होता है। तो ये पूरा एक ही वॉल में बना हुआ है। तो आप ये दो ही एंड को वेल्डिंग करोगे तो आपकी स्पेस कम लगेगी, लीकेज के पॉइंट्स कम होंगे और ये आपको पूरा एक ही सिंपल फंक्शन मिल जाएगा। इसको मल्टी फंक्शन वॉल स्टेशन कहते हैं। ये हम लोग बनाते हैं। इसमें हम प्रेशर रेगुलेशन, मतलब बैक प्रेशर रेगुलेशन या डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेशन, हॉट गैस डिफ्रॉस्टिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। और हमने पिछले 4 साल से स्टेनलेस स्टील में वॉल बनाना चालू किया है। स्टेनलेस स्टील में स्टॉप वॉल्स, सोलोनाइड वॉल्स, एयर पर्जर, अमोनिया डिहाइड्रेटर, ये सारी चीजें स्टेनलेस स्टील में बना रहे हैं। स्टेनलेस स्टील में क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आप सबको एक्सपीरियंस होता होगा, जो MS के वॉल होते हैं उसमें करोजन आता है, उसको ऊपर से बाहर से पेंटिंग करना पड़ता है, कभी कभी वो कास्टिंग खराब हो जाता है। तो हमने सोचा कि अगर SS304 में ये बनाएंगे तो इसका लाइफ ज़्यादा मिलेगा, 20-25 साल आराम से प्रोडक्ट चलेगा और ना उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना उसको आपको मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि स्टेनलेस स्टील और स्टील के वॉल्स में सिर्फ 15 से 20% का डिफरेंस है। आप 15 से 20% ज़्यादा दे दो और पूरा SS304 का वॉल ले लो। ये लेवल आइज है। इसमें आपका जैसे लिक्विड लाइन का सप्लाई होता है, लिक्विड जो जा रहा है कंप्रेसर में, आपका LP वेसल में या इवापोरेटर में, तो इसको आप लोग इसको मॉनिटर कर सकते हो। इनलाइन ऑयल देख सकते हो। ये देखो जैसे सोलनॉइड के साथ में लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिक्विड जा रहा है उनको पता चलता है। इसी के और वीडियोस हैं। ये आप देखो, इसमें लाइट लगा हुआ है। लाइट का मतलब कोई जादू नहीं है, मोबाइल पीछे रखा था तो मोबाइल के लाइट से आप देखो कैसे लिक्विड आपको दिख रहा है कि आपका लिक्विड लाइन कैसे जा रहा है। तो इससे आपको पता चलता है कि आपके प्लांट में लिक्विड सही जा रहा है। या सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, अगर लिक्विड का वही एक्सपांशन के साथ में अगर उसमें फ्लैश गैसेस जनरेट होने लगेंगे तो गैसेस जाएंगे आगे, तो गैसेस की वजह से आपका प्लांट का परफॉर्मेंस या जो रेटेड कैपेसिटी या टेम्परेचर मिलना है वो मिलता नहीं है। इसके साथ में हम रिसीवर के लिए और लो प्रेशर रिसीवर पंप वेसल के लिए भी लेवल गेजेस बनाते हैं। वो कांच वाला नहीं है पुराना जो कांच टूट जाएगा। ये पूरा आप देखिए, ये पूरा MS में बना हुआ है। इसे स्टेनलेस स्टील में भी बनता है जिससे टूटने का कोई खतरा नहीं है। और दूसरी चीज है, इसमें इसके हर इनलेट और आउटलेट में इनबिल्ट नॉन रिटर्न वॉल होता है। इसका मतलब अगर कहीं गलती से ये कांच टूट भी जाएगी आगे वाली, तो भी इमीडिएटली वो बॉल अंदर के नॉन रिटर्न वॉल से गेज के अंदर लिक्विड आना बंद हो जाएगा और लीकेज नहीं होगा। ये आप इसमें देख सकते हैं कि आपको कैसे लिक्विड का जो ये अभी -40 के वेसल में लगा हुआ था, तो इसमें देखिए लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है पूरा। इसमें भी आप लिक्विड देख सकते हो।
ये हमारा नया प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल। अगर आपका एग्जिस्टिंग प्लांट है और एग्जिस्टिंग प्लांट में आपको एक छोटा सा चेम्बर बनाना है, समझो आपका पॉजिटिव टेम्परेचर का कोल्ड स्टोरेज है और आपको एक ही छोटा -5 का एक छोटा चेम्बर बनाना है, तो उसके लिए पूरा सिस्टम LPR लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल, एक कंप्रेसर अलग से लगा के आपके एग्जिस्टिंग कंडेंसर रिसीवर से भी प्लांट में कर सकते हो, तो आपकी बनाई कॉस्ट भी कम हो जाती है और ऑपरेटिंग भी। ये देखिए सिंपल ड्राइंग यहाँ दिखाया है, ये एक्सपेंशन वॉल है, ये आपका आइसोलेशन वॉल्स है और ये रिटर्न लाइन का वॉल है, बस इतना ही लगेगा। कंप्रेसर अलग से आपका लगेगा, कंडेंसर रिसीवर आप आपका यूज कर सकते हो। तो छोटा कैपेसिटी का आपको समझो लो टेम्परेचर का -20 का कोल्ड रूम बनाना है और वो ज़्यादा कैपेसिटी का नहीं है, तो आप इससे बना सकते हो। एक सिमिलर एग्जांपल है, सी फूड प्लांट में ये उनको थोड़ा दूर जगह पे लगाना था कोल्ड स्टोरेज, तो पूरा लिक्विड लाइन LPR का लेके जाना मुश्किल था, तो उन्होंने एक सिंगल स्टेज कंप्रेसर लगा के -5 रूम टेम्परेचर का 5 TR का कोल्ड रूम बना दिया। इसका पाइपिंग आप देखिए बस इतना ही है, लिक्विड लाइन है और सक्शन लाइन है, और इसका कनेक्शन कंप्रेसर का हो गया। कंप्रेसर एग्जिस्टिंग कंडेंसर को उन्होंने कनेक्ट कर दिया। ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर आता है, ये आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ टेम्परेचर सेंसर और प्रेशर सेंसर लगा हुआ है, तो ये सुपरहीट को सेंस करके मिनिमम सुपरहीट पे प्लांट को चलाता है। इसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस मिलता है और ये कंट्रोलर उसको मॉनिटर करता है। जैसे हम लोग लेवल कंट्रोलर बनाते हैं वैसे ही ये मैकेनिकल फ्लोट भी बनाते हैं, और इससे मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल अगर LP वेसल में आपको चाहिए तो आप इससे अचीव कर सकते हो। और ये पूरा मैकेनिकल है तो उसका लाइफ भी बढ़िया होता है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है जो जल्दी डैमेज होगा। जो हमारा मेन है अभी, जो हमने पिछले 6-7 साल से बना रहे हैं, ये स्टॉप वॉल्स बना रहे हैं, रेगुलेटिंग वॉल्स, एक्सपेंशन वॉल बना रहे हैं, फिल्टर्स बना रहे हैं, और अपना ये बना रहे हैं स्टॉप चेक वॉल्स। इसमें 10 mm से लेके 300 mm तक हम लोग बनाते हैं। इस सब का वर्किंग प्रेशर 55 बार है। जो आपका 15 बार का प्लांट है उसके लिए 55 बार का वॉल है। तो कभी भी जिंदगी में ये वॉल लीक होगा, वॉल का डैमेज होगा, कास्टिंग ब्रेक होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपने यहाँ सैंपल में भी देखा होगा, इसके हैंडविल्स भी कास्टिंग के हैं, वॉल्स पूरे कास्टिंग में, स्पेशल कास्टिंग में बनते हैं, तो -55 से लेके +150 डिग्री टेम्परेचर में ये चलते हैं। उसके साथ में अभी हम लोग स्टेनलेस स्टील के भी वॉल बना रहे हैं पिछले 3-4 साल से। ये ज़्यादातर हमने शुरुआत की थी एक्सपोर्ट मार्केट के लिए, इंटरनेशनली इसकी डिमांड बहुत थी, लेकिन अभी इंडिया में भी काफ़ी कंपनियां इसको एक्सेप्ट करने लगी है, और कई फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स में भी इसको हो रहा है, क्योंकि एक तो वहाँ पे जो एरिया होते हैं ऑपरेशनल एरिया, उनको वहाँ पे MS नहीं चाहिए, वो पाइपिंग भी SS कर रहे हैं। तो ये SS के वॉल्स है, इसका वर्किंग प्रेशर 80 बार है, तो ये CO2 में भी यूज हो सकते हैं। CO2 अमोनिया कैस्केड सिस्टम आप कर रहे हो तो उसमें भी ये यूज हो सकते हैं। इसमें इस वक्त 10 mm से लेके 250 mm तक के वॉल्स हमारे पास हैं, और इसका टेस्ट प्रेशर 120 बार होता है। इसमें फिल्टर्स, स्टॉप चेक वॉल्स, हैंड एक्सपेंशन वॉल्स, सब कुछ है। अभी मैं 6 महीने पहले की बात है, मैं मलेशिया गया था, वहाँ एक कस्टमर है हमारे, वो अचानक से स्टेनलेस स्टील के वॉल बहुत लेने लगे। तो पहले स्टील के लेते थे, लेकिन अभी पिछले 1 साल से वो स्टेनलेस स्टील बहुत ले रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा कि आप स्टेनलेस स्टील क्यों ले रहे हो, मतलब चेंज क्यों हुआ? तो उन्होंने मुझे अपना कैलकुलेशन दिखाया। उनका कहना है कि 32 mm तक आप नए प्रोजेक्ट में स्टील का पाइप लेके, स्टील का वॉल लगा के जो प्लांट बना रहे हो, उससे 5 से 7% ज्यादा पैसा देके वो सारा पाइपिंग, सारा सिस्टम आपका स्टेनलेस स्टील का बन जाता है। तो मैं 5% एक्स्ट्रा खर्चा करके अपने कस्टमर को बाय डिफॉल्ट 32 mm तक स्टेनलेस स्टील दे रहा हूं, क्योंकि उनका कहना क्या है, स्टेनलेस स्टील में थिकनेस कम लगता है। आप 5 mm थिकनेस का स्टील का पाइप ले रहे हो, उसकी जगह आपको 1.8 mm का स्टेनलेस स्टील का पाइप लगेगा। दूसरा, स्टेनलेस स्टील का पाइप अंदर से साफ करने की जरूरत नहीं होती, वो साफ सुथरा ही आता है। उसका वेट कम हो जाता है क्योंकि थिकनेस कम है, तो उसकी हैंडलिंग, उठाना, लगाना वो कम हो जाता है। क्योंकि थिकनेस कम है तो वेल्डिंग का खर्चा भी कम आता है। सो इससे टोटली जो टाइम बचता है काम करने का, उससे स्टेनलेस स्टील ऑलमोस्ट स्टील के प्राइस में आता है।
तो एक मुझे भी ये सीखने को मिला, मैंने तो कस्टमर का डिमांड था इसलिए वॉल बनवाए थे, लेकिन एक ये व्यू सीखने को मिला कि 32 mm तक स्टेनलेस स्टील बाय डिफॉल्ट कर दो, पर्टिकुलरली लो टेम्परेचर साइड में, तो आपकी एनर्जी सेविंग, आपके बेसिकली प्रोजेक्ट कॉस्ट उतनी ही रहती है और कस्टमर को स्टेनलेस स्टील मिलता है। तो ये स्पेशलिटी है हमारी। और ये जैसे मैंने कहा कि हमारा जो MS वॉल है वो 55 बार वर्किंग का है, तो वो 80 बार प्रेशर में टेस्ट होता है, और जो SS का बॉल है वो 80 बार वर्किंग का है, इसलिए वो 120 बार प्रेशर में टेस्ट होता है। हर वॉल 120 बार में टेस्ट होता है। ये हैंडविल्स है, ये पतले के हैंडविल्स हम लोग नहीं बनाते, ये स्टील के लिए स्टील कास्टिंग के हैं और स्टेनलेस स्टील वॉल के लिए स्टेनलेस स्टील कास्टिंग के हैंडविल्स है। तो हैंडविल कभी टूटना, हैंडविल डैमेज होना, हैंडविल गल जाना, ये सारे प्रॉब्लम इसमें नहीं आते। इसके साथ में आपको जैसे काम में लगते हैं वैसे इनलाइन चेक वॉल्स है, फिल्टर्स है, सोलोनाइड वॉल्स हम बना रहे हैं अलग अलग टाइप से। जो एप्लीकेशन है, अभी सोलोनाइड वॉल्स भी हमने स्टेनलेस स्टील में बनाए हैं। जैसे मैंने कहा, अपने इंडिया में जो ब्रीवरी सेगमेंट है उनकी ये डिमांड थी कि हमको सारे सोलोनाइड वॉल स्टेनलेस स्टील में चाहिए, तो ये स्टेनलेस स्टील में हम सोलोनाइड वॉल भी बना रहे हैं। आप थोड़ा पैसा जाके पूरा सोलोनाइड वॉल स्टेनलेस स्टील का लगा सकते हो। लेवल कंट्रोल आपने देखा ही होगा, हमने यहाँ रखा हुआ है स्टेनलेस स्टील का। स्टील का तो है पहले से, हम वो तो हमारा पहला प्रोडक्ट था जो 1978 से हमने बनाना चालू किया। अब स्टेनलेस स्टील का भी बना रहे हैं। बैक प्रेशर वॉल हम लोग बनाते हैं, पर्टिकुलरली आपके पास अगर PHE चिलर है तो PHE चिलर का आपको टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन करना है, उसके लिए उसका यूज होता है। आपका अगर कोल्ड स्टोरेज है और उसमें आपको शुगर फ्री पोटैटो रखना है तो उसको CIPC करने के लिए वो चेम्बर, एक ही चेम्बर या 2 ही चेम्बर करना है, तो उसमें बैक प्रेशर वॉल यूज होता है। तो उसमें अलग अलग हम लोग 5 mm से लेके 150 mm तक के वॉल बनाते हैं। ये टिपिकल ड्राइंग है। अगर आपके पास अमोनिया पंप नहीं लगा हुआ है और ग्रेविटी सिस्टम लगा हुआ है तो आप हर आपका जो कॉइल है ACU है उसमें एक फ्लोट और एक सोलनाइट लगा दीजिए, जिससे आपको उससे एडवांटेज क्या होता है कि फ्लोट जो होता है वो अपने घर के पानी के टंकी के जैसे काम करता है। पानी के टंकी जैसे हमारे घर में पानी का टंकी होता है, उसमें हम फ्लोट वॉल लगा देते हैं। जो पानी अगर टैंक में कम हो गया तो नल खोल देता है, पानी अंदर आता है, और जैसे पानी भर जाता है वो नल पानी आने को बंद कर देता है। सेम फंक्शन ये फ्लोट वॉल करता है। ये यहाँ पे ये कॉइल में लगा रहता है, तो जैसे कॉइल में लिक्विड भर जाएगा ये सोलनाइड को बंद कर देता है, और थोड़ा लिक्विड कम हो गया तो सोलनाइड को चालू कर देता है, वापस लिक्विड अंदर आता है। इससे क्या होता है, अपनी कॉइल हमेशा लिक्विड से भरी रहती है। और अब देखिए हमारा रेफ्रिजरेशन प्लांट में जो हमको जो रिजल्ट मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, या हम लोग एफिशिएंसी की बात करते हैं, वो उसी वक्त मिलता है जब अमोनिया, जो लिक्विड स्टेज में अमोनिया रहता है इवापोरेटर में, वो इवापोरेट होके गैस बन जाता है, जिसको लेटेंट हीट कहते हैं। तो ये लेटेंट हीट से हमको सब हमारा हीट ट्रांसफर हमको मिलता है, जिससे हमारी हवा ठंडी होती है और हमारा कोल्ड स्टोरेज में या हमारा चिलर है तो चिलर के पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये लेवल कंट्रोलर कंटिन्यूअसली आपका कॉइल को फ्लडेड रहता है, भरा हुआ रहता है, जिससे आपका प्लांट में कॉइल में टेम्परेचर जल्दी आ जाता है। अगर आपके प्लांट में लेवल कंट्रोलर नहीं लगा हुआ तो आप सबने देखा होगा कि नॉर्मली ऑपरेटर जो होता है वो रिसीवर के ऊपर के वॉल्व कम ज्यादा करता है। तो अगर उसको अगर सोना है, उसको देखना नहीं है, तो वॉल्व कम कर देता है। इसका मतलब क्या है, वो कॉइल में जाने वाला लिक्विड ही कम कर देता है। लिक्विड कम गया तो लिक्विड कंप्रेसर पे नहीं आएगा, लेकिन वो टेम्परेचर आने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। मेरा एक्सपीरियंस है, कई जगह पे हमने इसको लिया हुआ है, तो जहाँ पहले 20-22 घंटे प्लांट चलता था, तो लेवल कंट्रोलर सारे काम करने से प्लांट का ऑपरेशन टाइम 15 से 16 घंटा हो गया। तो अगर 5 से 6 घंटे का अगर आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा है, इसका मतलब आपका नेट सेविंग है और आपको टेम्परेचर जल्दी मिल रहा है। इसमें आप देखेंगे ये जो वॉल दिखाया है, ये बैक प्रेशर वॉल है। बैक प्रेशर वॉल का मतलब क्या होता है कि ये आपका समझो 3 चेम्बर है, 2 डिग्री में चल रहे हैं, और एक चेम्बर आपको 10 डिग्री में चलाना है। तो 10 डिग्री वाले चेम्बर में आप ये बैक प्रेशर वॉल लगा दो। ये क्या करेगा, आपका जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री रूम का आएगा, ये वॉल सक्शन को बंद कर देगा, तो वो रूम आपका 10 डिग्री में चलेगा।
और बाकी के रूम आपके 2 डिग्री में चलेंगे। आपका कंप्रेसर भी 2 डिग्री के हिसाब से -5 डिग्री में, -4 डिग्री में चलेगा। तो सेम कंप्रेसर पे, सेम सिस्टम से आप एक रूम में अलग टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो। ये पर्टिकुलरली शुगर फ्री पोटैटो में, CIPC में ज़्यादा यूज होता है। ये कुछ ड्राइंग्स है, कुछ फोटोज है, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, जो आपके अलग अलग टाइप के जो कॉइल्स होते हैं। जैसे आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्यूमुलेटर लगा हुआ है, तो उसमें फ्लोट और सोलेनॉइड वॉल्व कैसे लगेगा। ये कुछ एक्चुअल साइट के फोटोज लगे हुए हैं। ये पॉजिटिव टेम्परेचर हो, निगेटिव टेम्परेचर हो, सब में आप इसको लगा सकते हो। सिमिलरली ये अगर वर्टिकल एक्यूमुलेटर है, जिसको कई बार बॉटल कहा जाता है, ये है, तो इसमें भी आप फ्लोट लगा सकते हो और उससे आपको परफॉर्मेंस हमेशा बड़ा मिलता है। बंकर कॉइल कई बार अपने पास आलू कोल्ड स्टोरेज में होता है, तो उसमें भी हम लोग फ्लोट और सोलेनॉइड वॉल्व लगा सकते हैं। सिर्फ ये जो एक्यूमुलेटर या जो जिसको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बॉटल कहा जाता है, इसका साइजिंग सही होना बहुत जरूरी है। कई बार इसमें लोग जो लिक्विड लाइन जो इसके अंदर देनी चाहिए, वो कॉइल को डायरेक्टली देते हैं, वो गलत है। तो ये कॉइल इसके थ्रू ही लिक्विड आना चाहिए। क्योंकि एक चीज समझ लीजिए कि थ्योरेटिकली जो एक्सपांशन वॉल है, उसके आगे का जो प्रेशर है या जो टेम्परेचर है, वो हमको जो कॉइल में चाहिए। अगर हमको कोल्ड स्टोरेज में 2 डिग्री चाहिए, तो हमारा -4 -5 का अमोनिया का लिक्विड टेम्परेचर चाहिए। और वो -4 या 5 का लिक्विड है, और इसको हम -4 या 5 का लिक्विड डायरेक्टली नीचे देंगे, तो ये लिक्विड पूरा घूमेगा नहीं, क्योंकि ये सेक्शन का प्रेशर आपका -4 है और ये -4 है। तो अगर वहां पे प्रेशर सेम रहेगा तो लिक्विड अंदर नहीं जाएगा। तो लिक्विड अंदर जाने के लिए आपको कुछ प्रेशर डिफरेंस चाहिए। तो ये जो लिक्विड कॉलम यहाँ पे हाइट बनता है, इसकी वजह से आपको वो लिक्विड वो प्रेशर मिलता है। और ये जब बड़ा कॉल रहता है, तो लिक्विड यहाँ पे स्टोर रहेगा, तो आपका कॉइल पूरा फ्लडेड रहेगा। कॉइल जितना लिक्विड से भरा रहेगा, उतना आपका टेम्परेचर जल्दी आएगा, परफॉर्मेंस बेटर रहेगा। आप अगर 2 कॉइल है एक साथ में लगे हुए एक ही बॉटल के ऊपर, तो उसमें भी हम लोग फ्लोट लगा सकते हैं। ये कुछ एक्चुअल इंस्टॉलेशंस के फोटो है, बंकर कॉइल में लगे हुए। फिन टाइप कॉइल हो या प्लेन कॉइल हो, हर जगह हम इसको लगा सकते हैं और आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। ब्लॉकवाइज प्लांट में भी हम लोग लेवल कंट्रोलर लगा देते हैं। ब्लॉकवाइज प्लांट के लिए तो सबसे जरूरी है। मेरा एक्सपीरियंस है कि वो अगर लेवल कंट्रोलर सही काम कर रहा है, तो आइस फॉर्मेशन में कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम आपका सेव होता है। क्योंकि अगर लिक्विड फीडिंग सही नहीं है, कॉइल में ऊपर गैस भरा हुआ है, तो वो आइस फॉर्मेशन के लिए बहुत टाइम लगता है, या फिर जो आपकी आइस बनती है वो पूरी नहीं बनती, उसके नीचे अंदर पानी रह जाता है। तो ये लेवल कंट्रोलर इसमें अगर लगाया तो परफॉर्मेंस और बढ़िया मिलता है। इसमें ये जो पाइप दिखाया हुआ है, इसको हम स्टैंड पाइप कहते हैं। ये लगाना बहुत जरूरी है। स्टैंड पाइप से लिक्विड स्टेबल रहता है जो एक्यूमुलेटर में आ रहा है। और एक चीज है इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये एक्यूमुलेटर जो है हमेशा ये कॉइल के ऊपर लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो कॉइल पूरा भर जाता है तो उसका लिक्विड अंदर आता है, तो ये कॉइल भरा रहता है। जितना कॉइल भरा रहेगा उतना टेम्परेचर ज्यादा आएगा। अगर आपके पास अमोनिया पंप सिस्टम है, तो उसके लिए भी हम अलग अलग कंट्रोल्स बनाते हैं। जैसे लेवल कंट्रोल सोलेनॉइड वॉल्व है, वो आपके LPR पे लगेंगे। इंडिविजुअल रूम में सोलेनॉइड वॉल्व, फ्लो रेगुलेटिंग वॉल्व लगेंगे। आपको अगर उसमें भी अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन करने हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग बैक प्रेशर वॉल्व लगा सकते हैं। अगर आपके पास लो टेम्परेचर का रूम है, तो हम लोग वहाँ हॉट गैस डिफ्रॉस्टिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, जिससे आपका प्लांट बेटर चलेगा। जितना बढ़िया टेम्परेचर रहेगा, जितना अमोनिया लिक्विड आपके प्लांट इवेपोरेटर में, LPR में भरा रहेगा, उतना आपके पास बढ़िया आपको आपका हीट ट्रांसफर मिलेगा। आपको टेम्परेचर जल्दी आएगा, पावर कम लगेगी। ये ऑयल सेपरेटर है। कई बार लोग LPR लगा देते हैं, उसमें ऑयल सेपरेटर नहीं लगा देते, ऑयल रेक्टिफायर नहीं लगा देते। ये देखिए इसमें नीचे लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये ऑयल रेक्टिफायर लगाना बहुत जरूरी है। ऑयल रेक्टिफायर से क्या होता है, जो LPR में लिक्विड आ रहा है वो सब वो ऑयल रेक्टिफायर में चला जाता है, तो अपने कॉइल में नहीं जाता। और क्योंकि कॉइल में अगर ऑयल गया तो वहां बैठ जाता है, वो निकालना भी मुश्किल होता है रनिंग प्लांट में जब अंदर माल रखा होता है। और दूसरा ये होता है कि उसमें जो एरिया ऑयल अमोनिया से हेवियर होता है वो नीचे होता है, तो जितना एरिया ऑयल ब्लॉक कर लेता है
उतना हीट ट्रांसफर में काम नहीं आता। तो ये ऑयल रेक्टिफायर लगाना बहुत ज़रूरी है। आपके पास बंकर कॉइल हो या बंकर कॉइल में भी अगर पंप सिस्टम लगाया है तो उसमें भी लेवल कंट्रोल सोलेनॉइड वॉल और फ्लो रेगुलेटिंग वॉल लगा के हम उसको टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बंकर कॉइल में CIPC करना है या अलग टेम्परेचर करना है तो वहाँ पे भी बैक प्रेशर वॉल लगा सकते हैं। ये टिपिकल कुछ एग्जांपल्स है। कॉइल में LPR लगा हुआ है, तो LPR लगाने से क्या होता है, आपके वॉल्स आप सब बाहर लगा सकते हो, अंदर रूम में लगाने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए ये बैक प्रेशर वॉल लगे हुए हैं जिसकी वजह से आपके दो टेम्परेचर अलग अलग एक ही कंप्रेसर पे मेंटेन होते हैं। ब्लॉक आइस प्लांट में भी आप LPR के साथ कर सकते हो और उसमें भी किए हुए लोगों ने LPR लगा के, ये ब्लॉक आइस प्लांट आप देखिए किया हुआ है। ये 500 टन पर डे का प्लांट था, गुजरात में बना हुआ है। हम लोग डेयरी के लिए आइस थिकनेस कंट्रोलर बनाते हैं। डेयरी में जो IBT होता है उसमें बर्फ जमाया जाता है, तो बर्फ ज्यादा ना जमे इसके लिए आइस थिकनेस कंट्रोल बनाते हैं। सेफ्टी वॉल बना देते हैं। हमारे सेफ्टी वॉल की स्पेशलिटी यह है कि जो सेट प्रेशर है उसके ऊपर ये खुलता है। कई सेफ्टी वॉल मार्केट में मिलते हैं, सस्ते में भी मिलते हैं, लेकिन वो खुलते नहीं है। हमारा गारंटेड खुलता है और वो हमेशा ही चलता रहता है। और ये हम लोग जो स्टैंडर्ड अभी ASHRAE स्टैंडर्ड है या जो IIR स्टैंडर्ड है, जो ये अपना इंडियन गवर्नमेंट का भी स्टैंडर्ड बना हुआ है 17773 अमोनिया रेफ्रिजरेशन प्लांट के लिए 2022 से बना है। उसमें यह कंपलसरी है कि कोई भी प्रेशर वेसल जिसका आपका वॉल्यूम 10 क्यूबिक फीट से ज्यादा है उसमें ड्यूअल सेफ्टी वॉल लगाना जरूरी है। ड्यूअल सेफ्टी वॉल का मतलब क्या होता है, एक सेफ्टी वॉल सर्किट में रहेगा, एक बाईपास रहेगा। अगर ये सेफ्टी वॉल ऑपरेट हो गया तो आपका दूसरा सेफ्टी वॉल सर्किट में आएगा, आप और इसको निकाल के इसको कैलिब्रेट कर सकते हो। तो इसकी वजह से आपका कोई भी प्लांट कभी भी बिना सेफ्टी वॉल के नहीं रहेगा। ये सेफ्टी वॉल इंडिकेटर है, आप इसको सेफ्टी वॉल के आउटलेट में लगाइए तो सेफ्टी वॉल ऑपरेट हो गया तो आपको फ्लैग दिखाई देगा। तो समझो रात में सेफ्टी वॉल ऑपरेट होके बंद भी हो गया होगा तो ये फ्लैग ऊपर ही रहेगा, जिससे आपको पता चल जाए कि आपका सेफ्टी वॉल ऑपरेट हुआ था। दूसरी एक चीज होती है, कई बार अपने यहाँ पे हम लोग जो प्लांट में सेफ्टी वॉल लगा देते हैं तो मैंने देखा है कि वो आउटलेट में नट लगा के उसको बंद कर देते हैं। तो सबसे गलत है कि सेफ्टी वॉल अगर पॉपअप हो रहा है तो उसके आउटलेट से अमोनिया बाहर आना चाहिए, लेकिन वो अमोनिया कभी भी हम प्लांट रूम में नहीं आना चाहिए और ना ही हमारे आसपास में जाना चाहिए। तो उसके लिए करना क्या है कि ड्राइंग दिखाया है, देखिए सेफ्टी वॉल जितने भी आपके प्लांट में लगे हुए हैं उसको एक हेडर पे कॉमन करके उसको एकदम ऊपर लेके जाना है। जो आपका टेरेस है, टेरेस में आपको ऊपर 20-25 फुट उसको लेके जाना है। यहाँ एक यूबेंड निकाल के उसको नीचे एक जाली लगानी है तो अंदर कुछ नहीं जाएगा। और ये अमोनिया कोई लीक हो गया तो वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। अमोनिया की एटमॉस्फेरिक लाइफ एकदम 0 है। जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाता है और उसकी टॉक्सिसिटी खत्म हो जाती है। सेफ्टी वॉल को कभी भी अंदर खुला मत रखिए आपके प्लांट रूम में। उसके सिवा से आपके प्लांट की सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें ऑयल ड्रेन वॉल है, क्विक ड्रेन वॉल है। ये स्प्रिंग लोडेड वॉल होता है, इसको आप जब हैंडल दबाओगे तभी ये वॉल खुलेगा। आप हैंडल छोड़ दोगे तो वॉल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। कई बार ये होता है कि जब ऑयल ड्रेन करने के लिए वो ऑपरेटर वॉल खोलता है और अगर वहां से ऑयल की जगह अमोनिया आ गया तो वो बंद नहीं कर पाता, क्योंकि वॉल बंद करने के लिए 10 से 14 बार उसको राउंड उसको घुमाना पड़ता है। वो भाग गया या अनकॉन्शियस होगा तो अमोनिया लीक होता है। इसलिए ये इसको डेड मैन वॉल कहते हैं। इसका मतलब आदमी बेहोश भी हो गया और उसका हाथ व्हील से निकल गया, ये स्टेम से निकल गया तो यह वॉल ऑटोमेटिकली बंद होता है। यहाँ सैंपल रखा है आपको देखने के लिए, आप देख सकते हो। उसके सिवा अमोनिया लीक डिटेक्टर हम लोग बनाते हैं। अब अलग क्या होता है, कई बार हमारा प्लांट होता है वो सिटी के बाहर लगता है, लेकिन कुछ सालों के बाद सिटी हमारे प्लांट के पास आ जाती है। तो थोड़ा सा भी अमोनिया किसी चीज से, ग्लैंड से कहीं से लीक हो गया तो आसपास वाले कंप्लेंट करने लगते हैं। तो आप अमोनिया सेंसर्स लगा सकते हो, जैसे आपके कंप्रेसर है, प्रेशर वेसल्स है, आपके अंदर जो कॉइल लगे हुए हैं उसके वॉल्स लगे हुए हैं, वहां पे अमोनिया सेंसर आप लगा सकते हो।
उससे आपको इमीडिएटली अमोनिया लीक हो गया तो अलार्म आ जाएगा। लोअर लेवल पे अलार्म आएगा तो आप इमीडिएटली एक्शन ले सकते हो और फिर कोई लीकेज का इशू नहीं होगा। हमारे पास इसका नेक्स्ट वो डिटेक्टर का एक अपग्रेड वर्जन भी है जिसमें आपको मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा। ये लोग हमेशा कहते हैं कि भैया मेरे पास अमोनिया कितना मेरे प्लांट में लीक हुआ तो चलता है। तो ये एक टेबल है, आप देखिए बाय वेट आप चाहिए तो आपको 0.005% अमोनिया अलाउड है। मतलब आपका 20 मीटर बाय 12 मीटर बाय 6 मीटर का लूम है और इसका टोटल 1450 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम होता है तो उसमें 7.2% अमोनिया अलाउड है। उससे ज़्यादा अंदर अमोनिया नहीं होना चाहिए। इसलिए अमोनिया डिटेक्टर लगाना जो वेसल्स है, जो अपने पास इक्विपमेंट्स है, उसके ऊपर बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही मैंने कहा ये ऑयल ड्रेन वॉल है, जैसे आपका एलपीआर है तो उसका जो नीचे जो फ्लोट लगे हुए उसके नीचे ऑयल ड्रेन वॉल होना चाहिए। आपका ऑयल सेपरेटर है तो उसके नीचे होना चाहिए। ये आपके ड्रेन पॉइंट्स जो है आपके, इसमें जहाँ मैन्युअली वो वॉल खोलता है वहाँ उसके आगे ये स्टॉप वॉल ये लगाना चाहिए। हम लोग ये माइन ट्रैप अलार्म बनाते हैं। कई बार कोल्ड स्टोरेज के अंदर आदमी फंस जाता है, पावर चली जाती है तो अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल पाता, पता नहीं चलता और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हो सकता है। इसलिए ये स्विच बटन होता है जो इंडिकेटिंग टाइप है और ये आपका हर दरवाजे के पास रहेगा। तो जाके आदमी इसको बटन दबाएगा तो आपको आपके प्लांट में मेन यूनिट में आपको लैम्प फ्लैश होने लगेगा और हूटर बजेगा तो आपको पता चलेगा कि रूम नंबर 4 में आदमी फंसा हुआ है। और इसमें इनबिल्ट बैटरी होती है, 6 घंटे का बैटरी बैकअप है। तो अगर पावर नहीं भी रहेगी, पावर जनरेटर चालू नहीं भी हुआ तो भी ये यूनिट अपने आप में काम करेगा। इसकी वायरिंग एकदम सिंपल है, 2 वायर आपको कनेक्ट करने स्विच बॉक्स में, बाकी कुछ नहीं है और 230 वोल्ट का सप्लाई लेना है। लो टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए हम लोग रेट्रोफिटिंग भी करते हैं, हॉट गैस डिफ्रॉस्टिंग स्टेशंस भी बनाते हैं और फैक्ट्री में भी बना सकते हैं, आपके यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये स्टेशंस हम लोग बनाते हैं। इसमें ग्रेविटी फीड सिस्टम हो या लिक्विड ओवरफीड सिस्टम हो, सब में हम लोग बना देते हैं। ये देखिए फैक्ट्री में बना हुआ स्टेशन है और इसी को एक्चुअली आइसक्रीम प्लांट में लगा हुआ है। तो इससे मेन फंक्शन ये होता है कि जो हमारे कंप्रेसर में हॉट गैस अवेलेबल है उसी को कॉइल में डाल के हम लोग डिफ्रॉस्टिंग कर लेते हैं। इसकी वजह से हमको ना इलेक्ट्रिसिटी लगती है, ना पानी लगता है, ना कोई पावर लगता है और 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा डिफ्रॉस्टिंग हो जाता है, पूरा आइस निकल जाता है। तो टाइम भी कम लगता है। उसको लगने वाले सारे जो वॉल्स है, कंट्रोल्स है, वो सब हम लोग बनाते हैं। सब कुछ मेड इन इंडिया अवेलेबल है। तो कंप्लीट सिस्टम आप देखोगे तो ये इंडिया में बन जाती है, हमारी बनाई हुई है। और ये हम इंडिया के बाहर भी लगे हुए हैं, आइसक्रीम प्लांट में, डेयरी में, मीट प्लांट में, वेजिटेबल फ्रीजिंग प्लांट में, फ्रीजर्स में, IQF में, हर जगह हमने इसको लगाया हुआ है और इससे डिफ्रॉस्टिंग बहुत बढ़िया हो जाता है। आप इसमें देखेंगे वीडियो में, ये जो कॉइल के ऊपर जो बर्फ है वो अच्छा एकदम फास्ट वो निकल जाती है। और आपका जो अगर समझो फ्रीजर है तो जो आपका टर्न अराउंड टाइम है सेकंड बैच का वो एकदम कम हो जाता है। और क्योंकि आप देखिए आइस इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो अगर आइस कॉइल के ऊपर बन गया तो उससे आपको हीट ट्रांसफर नहीं मिलता और हमेशा हमारे लिए वो प्रॉब्लम होता है। और हीट ट्रांसफर नहीं मिलेगा तो अंदर खाली अमोनिया घूमेगा, लिक्विड आएगा कंप्रेसर के ऊपर और कभी भी हमको टेम्परेचर मिलने में प्रॉब्लम होगा। रिसेंटली हमने एक इंपोर्टेड सिस्टम था IQF का, उसमें वो LVS लेवल कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ था, वो फेल हो गया। उनका IQF का टेम्परेचर नहीं आ रहा था, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो ये सारा इंपोर्टेड सिस्टम निकाल के हमने इसमें फ्लोट सोलेनॉइड वॉल लगा के पूरे प्लांट को ऑटोमेटिक कर दिया। और ये सिस्टम, इससे उनका टेम्परेचर भी जल्दी आने लगा, -40 टेम्परेचर मिलने लगा, जो पहले -34 35 मिलता था। फ्रीजिंग बढ़िया हो गया, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव हुई, चिकन प्लांट था। तो ये ऐसे भी फंक्शंस हम लोग करते हैं।
हमारा एक जो मेन प्रोडक्ट है उसमें जो स्पेशली जो कोल्ड स्टोरेज में, आइस प्लांट में या सारे रेफ्रिजरेशन प्लांट में एनर्जी सेविंग करता है वो है ऑटोमेटिक एयर पर्जर। एयर पर्जर का फंक्शन ये है कि अपने प्लांट में से ये हवा ऑटोमेटिकली कंटिन्यूसली निकाल देता रहता है। इसमें ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई आदमी की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसको लगा दो, ये कंटिन्यूसली काम करता रहेगा। एयर, अगर आपके प्लांट में एयर रहेगा तो आपका डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ेगा, डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ेगा तो कंप्रेसर की रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कम होगी, कंडेंसर के ऊपर कंडेंसेशन, बेसिकली कंडेंसर का परफॉर्मेंस कम होगा और आपका ऑयल का लाइफ कम होगा, ऑयल जल्दी खराब होगा, ऑयल का कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ों से एयर प्रेशर आपको निकाल देता है, पूरा एयर निकाल देता है प्लांट से, कंटिन्यूसली ऑटोमेटिकली निकालता है। और वही है, उसके साथ में अमोनिया डिहाइड्रेटर है। अमोनिया डिहाइड्रेटर काम अमोनिया के में से जो पानी है उसको निकालना है। अभी हम लोग जो अमोनिया खरीदते हैं उसमें आपने देखा होगा कि कई बार पानी होता है, आए हुए अमोनिया में ही पानी होता है। उसके साथ में जो लीकेज होता है कहीं पे या मेंटेनेंस के लिए हम लोग खुलते हैं तो उसमें भी अंदर हवा चली जाती है, हवा में जो मॉइस्चर होता है वो प्लांट में चला जाता है। कई बार प्रेशर टेस्टिंग करते हैं, कोई पार्ट को हवा से करते हैं तो उसमें मॉइस्चर चला जाता है। तो ये पानी हमारे सिस्टम में आता है। पानी से क्या होता है, अमोनिया और पानी दोनों की एकदम बढ़िया दोस्ती है, तो वो दोनली मिक्स हो जाता है। पानी अमोनिया मिक्स होने के बाद जो हमको एनहाइड्रस अमोनिया चाहिए वो हाइड्रस बन जाता है। इसकी वजह से जो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि हमको समझो 2.5 बार पे -10 टेम्परेचर मिलना चाहिए। अगर 2.5 सेक्शन पे हमारा प्लांट चलेगा तो -10 की जगह हमको -6 या -7 ही मिलेगा। इसका मतलब हमको जो टेम्परेचर चाहिए वो मिलेगा नहीं तो फिर हमको, इसका मतलब हमें वो -10 टेम्परेचर लाने के लिए कंप्रेसर कम सक्शन प्रेशर पे चलाना पड़ेगा। जैसे हम कंप्रेसर का सक्शन प्रेशर कम कर देंगे, हमको पावर ज़्यादा लगेगी, कंप्रेसर कैपेसिटी ज़्यादा लगेगी, या तो हमको नया कंप्रेसर और एक कंप्रेसर चालू करना पड़ेगा, या हमको टेम्परेचर नहीं मिलेगा। दूसरा होता है कि ये पानी से हम पानी अमोनिया में है, हवा भी अंदर आ जाती है, तो अंदर हमारे स्टील के प्रेशर वेसल्स, पाइप सारे स्टील के होते हैं, सबका अंदर से करोजन शुरू हो जाता है, वो फिल्टर्स चोक हो जाते हैं और उसके आगे आपका ऑयल खराब हो जाता है। तो ऑयल का जो रिप्लेसमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ऑयल से स्लज फॉर्मेशन होता है जिससे फिल्टर्स चोक होते हैं और उसका जो आपका परफॉर्मेंस है वो सिस्टम का डाउन हो जाता है। कंप्रेसर के बेरिंग्स डैमेज हो जाते हैं, पर्टिकुलरली स्क्रू कंप्रेसर होगा तो उनके बॉल बेरिंग डैमेज हो जाते हैं। अगर आपके पास पिस्टन कंप्रेसर है तो उसके वो जो पिस्टन है उसको डैमेज हो जाता है। इससे ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ता है, कंप्रेसर का लाइफ कम होता है और टेम्परेचर नहीं मिलता। जैसे एयर पर्जर का वीडियो देखिए, ये एयर निकाल रहा है, ये ब्लॉक आइस प्लांट में ही लगाया हुआ है, कंटिन्यूस एयर निकल रहा है। इससे आपका डिस्चार्ज प्रेशर कम रहता है, अमोनिया लीक बाहर नहीं जाता, जिसकी वजह से आपके कहीं अमोनिया लीक, मैन्युअली पर्जिंग करते समय कई बार अमोनिया लीक होने के चांसेस होते हैं क्योंकि हमको कंडेंसर के आउटलेट से करते हैं, वो चीज़ें सारी अवॉइड हो जाती है। और आप इसमें बेटर परफॉर्मेंस मिलता है प्लांट का और आपकी एनर्जी सेविंग होती है। जैसे आप देखिए ये पानी निकल रहा है, ये कोल्ड स्टोरेज का ही सिस्टम है, -20 का कोल्ड स्टोरेज था, उसमें ये पानी निकल रहा है, ये WDO या हम अमोनिया डिहाइड्रेटर कहते हैं उससे। तो ये पानी अमोनिया से ये पूरा निकाल देता है। इससे आपका सक्शन प्रेशर मेंटेन हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, हायर सक्शन पे प्लांट चलता है, पावर कम लगती है, ऑयल का लाइफ बेटर हो जाता है और कंप्रेसर का लाइफ बेटर हो जाता है। तो ये ड्राइंग्स है, कैसे लगाना है ये हम लोग देते हैं आपको, आपके प्लांट के हिसाब से ड्राइंग हम आपको बता देंगे, समझा देंगे। पंप सिस्टम हो, ग्रेविटी सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम में पर्जर लगा सकते हो, अमोनिया डिहाइड्रेटर लगा सकते हो। एक्चुअल केस स्टडी है, एक उड़ीसा के आइस प्लांट में जब एयर पर्जर, उनका पहले 16 kg पे प्लांट चलता था और जब एयर पर्जर लगाया तो वो 12 kg प्रेशर हो गया। तो 1 साल के अंदर उनका 8 लाख रुपया का सेविंग हो गया। सेम केस है अगर हम लोग
-40 का फ्रीजिंग प्लांट लगा रहा है तो भी पावर ज़्यादा लगती है, तो उसकी भी कॉस्ट आती है। हमारा पोटैटो कोल्ड स्टोरेज है जिसको हम लोग कहेंगे 5000 घंटा साल में चलता है, तो उसमें भी 6 से 7 लाख रुपया का सेविंग होता है। ये अमोनिया डिहाइड्रेटर का इंस्टॉलेशन ड्राइंग है, ये एलपीआर के लिए। सिमिलरली ग्रेविटी में भी हम लोग इसको लगा सकते हैं, उससे भी सेविंग होता है। साल में 5 से 7 लाख रुपया का सेविंग हो जाता है। तो आप तकरीबन देख लीजिए ये दोनों चीज़ों का पेबैक पीरियड अराउंड 1 ईयर है या उससे भी कम है। आपका प्लांट किस कंडीशन में चल रहा है उसके हिसाब से आपका पेबैक पीरियड आ जाता है, उससे अपनी एनर्जी सेविंग। और इसमें मैंने पेबैक पीरियड जो कैलकुलेट किया है वो सिर्फ जो सक्शन प्रेशर बढ़ रहा है या डिस्चार्ज प्रेशर कम हो रहा है उतने हिसाब से किया है। जो ऑयल का सेविंग हो रहा है, कंप्रेसर का स्पेयर पार्ट्स का सेविंग हो रहा है, शटडाउन टाइम कम हो रहा है, उसका सेविंग कैलकुलेट नहीं किया है। ये अमोनिया सैंपलर किट है, वो सैंपल वहां पे रखा भी है। इसको आप यूज करके अपने प्लांट में अमोनिया में पानी कितना है वो आप इसको देख सकते हो। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके प्लांट में इनएफिशिएंसी कितनी है, पानी कितना है, खराब कितना है, और फिर आप इसको डिसाइड कर सकते हो कि आपको डिहाइड्रेटर लगाना है नहीं लगाना है। और इसका एक है, समझो आप वो मल्टी यूज है तो आप अलग अलग एक से ही लेके मल्टीपल प्लांट में भी यूज कर सकते हो। 2-3 दोस्त लोग मिलके भी इसको लेके अपने अपने प्लांट में इसको लगा टेस्ट कर सकते हो। और उसका कैरी किट होता है तो इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हो, देख सकते हो। ये देखिए, ये एपीएम टर्मिनल जो मर्स का चेन्नई में वेयर हाउस है, 20,000 पैलेट्स का स्टोर है -25 का, उसमें ये लगाया था। रफली 5 to 6% उसमें पानी निकला था। तो टोटली इस प्लांट में से मेरे हिसाब से उन्होंने 1000 लीटर पानी निकाला। यहाँ पे भी प्रयागराज में भी हमने कुछ अमोनिया डिहाइड्रेटर और एयर प्रेशर लगाए हुए हैं। अगर आप में से किसी को रेफरेंस चाहिए तो दुबे जी से आप बात कर सकते हो, वो आपको बता देंगे कि वहाँ कस्टमर का परफॉर्मेंस क्या आ रहा है। तो 60 ml का सैंपल इन्होंने लिया था और उसमें उनको अराउंड 3 ml पानी मिला था। तो ये जो कोल्ड स्टोरेज था इसमें आपको लगता है कि 3 ml ही पानी मिला है, लेकिन ये -20 का रूम का टेम्परेचर था, ये -32 सेक्शन में चलता था। जब पानी डिहाइड्रेटर लगा के पूरा पानी निकाल दिया तो उनका टेम्परेचर -25 -26 सेक्शन पे चलने लगा। तो -32 से -26 में ये चलने लगा। इसके सिवा हम इंडस्ट्री एप्लीकेशन के लिए अलग अलग एनर्जी सेविंग के इक्विपमेंट बनाते हैं। जैसे डी सुपर हीटर है, तो डी सुपर हीटर क्या करता है, जो अपना कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज प्रेशर है, डिस्चार्ज टेम्परेचर है, वो ज़्यादा होता है, 80 से 100 डिग्री होता है, उसमें से 50-60 डिग्री का गर्म पानी फ्री में बना देता है। अगर आपको गर्म पानी की ज़रूरत है तो डी सुपर हीटर लगा के आपके प्लांट में से आप इसको फ्री वाटर जनरेट कर सकते हो। जैसे हमने पेप्सी में लगाया है। पेप्सी में जो पेप्सी का जो ड्रिंक है वो जब बॉटल में डाला जाता है तो 5 डिग्री का होता है, तो उसकी वजह से वो जो बॉटल होती है वो ठंडी हो जाती है। अब मार्केट में जब पेप्सी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ठंडे बॉटल का होता नहीं है, वो आता है एम्बिएंट टेम्परेचर का। तो ये बॉटल को एम्बिएंट टेम्परेचर पे लाने के लिए उसके ऊपर वो पहले स्टीम का स्प्रे करते थे और स्टीम से वो पानी बॉटल का टेम्परेचर बढ़ाते थे। उसकी जगह हमने उनको कंप्रेसर, उनके रेफ्रिजरेशन प्लांट से वो डिसुपरेटर लगा के 55 डिग्री का पानी बना के दिया, जिसको वो स्प्रे करने लगे। तो उसकी वजह से उनका स्टीम कंजम्पशन जो है एकदम जीरो हो गया, नेट सेविंग हो गया। और रेफ्रिजरेशन प्लांट में हीट अवेलेबल ही है तो उसमें कोई एडिशनल डिफरेंस नहीं पड़ता है, तो फ्री पानी जनरेट हो गया। खाली उनको वो रेफ्रिजरेशन प्लांट से पानी वो बॉटल वार्मर तक लेके जाना पड़ा। उसके सिवा एयर कूल कंडेंसर के लिए हम लोग एडियाबैटिक कूलिंग सिस्टम बनाते हैं। एडियाबैटिक कूलिंग सिस्टम मतलब एक मेश होता है जो कंडेंसर के बाहर लगेगा और उसके ऊपर पानी का मिस्ट स्प्रे किया जाता है, जिससे
हवा जो आती है कंडेंसर के ऊपर वो ठंडी हो जाती है, पानी को इवेपोरेट कर देती है। तो समझो 45 डिग्री की हवा आ रही है तो 7 से 8 डिग्री की ठंडी होके 35-37 डिग्री की हवा कंडेंसर के ऊपर जाएगी, जिससे वो एयर कूल कंडेंसर के प्लांट का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ऐसे अलग अलग चीज़ें हम लोग करते हैं जो कस्टमर डिमांड में होती है या कोई कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। उसके सिवा इंटरनेशनल जो कॉम्प्रेसर्स बनते हैं जैसे माइकॉम है, सैब्रो है, बिट्जर है, बॉक है, तो उसके लिए हम लोग अनलोडिंग सोलेनॉइड वाल्व्स बना देते हैं। हमारा इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेशन का डिवीजन है। आपको जितना लेवल का ऑटोमेशन चाहिए, आपको जो स्पेशलिटी चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, उसके हिसाब से हम लोग उसको कॉन्फ़िगर करके बना सकते हैं। इसमें हम लोग अलग अलग टेम्परेचर कंट्रोलर हर रूम में लगा सकते हैं और वहाँ से टेम्परेचर आने के बाद सोलेनॉइड को बंद करके और फिर कंप्रेसर को ऑटोमेशन करके कंप्रेसर को लोड अनलोड करके एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। आपको इसके एक स्टेप आगे जाना है तो ये कंट्रोलर हम मॉडबस वाले लेके एक सेंट्रलाइज्ड डेटा कॉन्सेंट्रेटर लगा के अपने मोबाइल पे या पीसी पे डेटा ले सकते हो। आगे करना है तो हम लोग इसमें पीएलसी भी लगा सकते हैं। ये सब टोटली आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको करना क्या है। जैसे एक ये गवर्नमेंट कंपनी है जो स्पेशली एयरलाइंस के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, रेडी टू ईट प्रोडक्ट बनाती है, जैसे पकोड़े हैं, समोसे हैं, भजियाँ हैं, ये सब ये बनते हैं। इनके प्लांट में ये सारे कंट्रोलर्स पुराने स्टाइल लगे हुए थे, तो इसको हमने RS-485 मॉडबस पे कंट्रोल कर दिया और ये एक डेटा कॉन्सेंट्रेटर लगा दिया। तो ये सारे कंट्रोलर से ये डेटा लेता है और ये जो डेटा है ये आपके पीसी में कनेक्ट हो जाता है। तो ये अलग अलग रूम में आप लगे हो या आप एक साथ में लगाओ, आपको सारा डेटा आपके पीसी में आ जाएगा। अब पीसी से आप इसको देख सकते हो। ये देखिए ये स्क्रीन है, तो अलग अलग डेटा उनका अलग अलग टेम्परेचर का -20 का है, +5 का है, -40 का है, सब आप इसमें देख सकते हो और ये पीसी पे भी आपको आ जाता है। तो ये करने के लिए आपको पीएलसी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, कम खर्चे में हो जाता है। सिमिलरली ये एप्पल कोल्ड स्टोरेज के लिए किया था, सीए कोल्ड स्टोरेज के लिए। तो हर चेम्बर के लिए एक कंट्रोलर लगाया जिसमें आपको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एथिलीन, CO2 सबका इंडिकेशन आ जाता है और ये सारा इकट्ठा होके सेंट्रलाइज सिस्टम पे चला जाता है, जो आप लोग उधर देख सकते हो, मोबाइल पे भी देख सकते हो। इससे आपको पता चलता है, आपके प्लांट का पूरा डेटा आपके फ़ोन में आ जाता है, जब चाहिए वो आप देख सकते हो। अगर आपको और ऑटोमेशन करना है, आपको हाई एंड करना है, तो हम लोग PLC सिस्टम्स भी बना के दे सकते हैं, जिससे आपका पूरा प्लांट का ऑटोमेशन होगा। ये टोटली आपका रिक्वायरमेंट क्या है और आपका बजट क्या है उसके ऊपर होता है। या खाली कंप्रेसर का ऑटोमेशन करना है तो उसके भी हमारे कंट्रोलर हैं जो कंप्रेसर के सक्शन प्रेशर को सेंस करके कंप्रेसर को लोड अनलोड कर देते हैं, जिससे आपका टेम्परेचर मेंटेन होता है। ये जो वीडियो है ये हम लोग जो आपको दिखा रहे हैं, ये हमने थाईलैंड में लगाया हुआ है, सी फूड प्लांट में। उनके पास 4 स्क्रू कंप्रेसर थे, 4 पिस्टन कंप्रेसर थे और वो इंपोर्टेड कंट्रोलर लगे हुए थे, वो फेल हो गए, रिप्लेसमेंट कॉस्ट खूब ज़्यादा था, तो उससे हमने रिप्लेसमेंट पैनल्स करके दे दिया। अब देखेंगे यहाँ पे जैसे ही वो लोड अनलोड होता है कंट्रोलर, तो वो इलेक्ट्रिकल पावर कम हो जाता है। एमीटर दिखा रहा है आपको, उनकी पावर कम हो रही है। या अगर लोड हो गया कंप्रेसर तो पावर बढ़ जाती है, इससे उनकी एनर्जी सेविंग हो गई और ये पिछले 3 साल से चल रहा है। और सारे कंप्रेसर का सक्शन टेम्परेचर, डिस्चार्ज टेम्परेचर, उनका सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, ऑयल प्रेशर, ऑयल टेम्परेचर, सबका मॉनिटरिंग ये स्कैनर के ऊपर आ रहा है। ये अनाउंसेटर जो भी अगर फॉल्ट हो गया, कंप्रेसर ट्रिप हो गया, तो ये अनाउंसेटर से उनको पता चलता है और उसमें उनको ऑटो मैनुअल ऑपरेशन का भी फैसिलिटी है। तो अगर वो कंट्रोलर नहीं चलाना है, मैनुअल चलाना है, तो वो भी वो चला सकते हैं। इससे काफ़ी एनर्जी सेविंग होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। रफली आपकी 3 या 4 महीने के इन्वेस्टमेंट में 3 या 4 महीने में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाता है कंप्रेसर ऑटोमेशन से। ये हमने एक नया सिंपल इंडिकेटर बनाया है, डायल टाइप इंडिकेटर है। आपको कोल्ड स्टोरेज के रूम के बाहर लगाना है, लो कॉस्ट है। कोल्ड स्टोरेज रूम के बाहर लगाना है तो इसको आप लगा सकते हो, या आपको कहीं
बस लोकल इंडिकेशन के लिए। इसकी केबल लेंथ 5 मीटर है, केबल लेंथ बढ़ा नहीं सकते। एक्यूरेसी ±2 डिग्री है, तो ±2 डिग्री में आपको टेम्परेचर दिखाया, बट इज ए लो कॉस्ट यूनिट। उसके सिवा हमारे पास हायर एक्यूरेसी के यूनिट है। इसकी एक्यूरेसी ±0.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें डिस्प्ले साइजेस आधा इंच से लेके 4 इंच तक बड़े हैं। आपको जैसे चाहिए उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसमें टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मीटर्स भी है, डिजिटल, जैसे ये मैंने कहा था कि ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड RS मॉडबस वाले भी है। तो आप इसको PLC में डेटा लेना है या कंप्यूटर में डेटा लेना है तो उसमें भी इससे कर सकते हो। हम लोग टेम्परेचर सेंसर्स, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर्स, प्रेशर सेंसर्स भी सब खुद बनाते हैं। ये सब हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। ये आपके एप्लीकेशन के हिसाब से, कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनता है। वेब बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। ये डेटा लॉगर होता है, इसमें ये मोडेम लगता है। मोडेम से आप सिम कार्ड डालोगे, आपका लोकल सिम कार्ड डेटा वाला, तो आपका हर 15 मिनट में आपका जो प्लांट का डेटा है वो आपका हमारे सर्वर पे सेव होता जाएगा। आप इसको मोबाइल से कहीं पे भी देख सकते हो, कहीं पे भी आप इसको अनलोड कर सकते हो। आपको चाहिए तो आप कस्टमर को भी दे सकते हो। 1 साल का डेटा वेबसाइट पे हमेशा मेंटेन रहता है, तो आप इसको कभी भी लॉगिन करके उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। आप अपना देख सकते हो जितने जब तक आप पासवर्ड और यूजर नेम शेयर कर रहे हो, एक डेटा लॉगर आप 100 मोबाइल पे भी देख सकते हो। सिंपल सिस्टम है, इजी टू यूज सिस्टम है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ये आपका जो आईफोन है या एंड्रॉयड फोन है, दोनों में इसके ऐप्स अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड करके इसको देख सकते हो। हमारी वेबसाइट है manikengineers.com में हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है, टेक्नोलॉजी है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। हमारा यूट्यूब चैनल्स भी है, तो जितने भी हमारे ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे चलते हैं, उसकी सारी वीडियोस भी अवेलेबल है। आप इसको यूट्यूब को भी देख सकते हो, सारे वीडियोस उसमें हैं। आप उसमें देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा चैनल तो सब्सक्राइब कर सकते हो। वेबसाइट पे डेटा मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके सिवा ये QR कोड्स है जो हमारे कैटलॉग में भी प्रिंट किए हुए हैं। इससे आप हमारे पूरा डिटेल कैटलॉग डाउनलोड कर सकते हो। कस्टमर टेस्टिमोनियल्स है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमारी ऑनलाइन भी अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उसके सिवा हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स अवेलेबल है। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मैं हूँ, बोरसे जी है, दुबे जी है, इस सारे लोग हैं। आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो हमेशा आपको हम करेंगे। और आपके प्लांट को एनर्जी एफिशिएंट, सेफ बनाने के लिए ये सारी चीज़ें हम डेवलप करते रहते हैं, जिससे आपका एग्जिस्टिंग प्लांट बिना तोड़े, बिना चेंज किए हुए चले। हम जो कहते हैं कि सस्टेनेबल, तो अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट सस्टेनेबल ही है। खाली प्लांट पुराना होता है, उसको थोड़ा अपग्रेड करना पड़ता है। तो आप जितना उसको अपग्रेड करोगे, चेंज करोगे, उतना उसका लाइफ बढ़ेगा और परफॉर्मेंस बढ़ेगा। उसके लिए हमारे तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए हम ऑलवेज अवेलेबल है। और मैं फिर एक बार आपको शुक्रिया करता हूँ, आप सबको थैंक्स करता हूँ कि आप यहाँ आए हो और हमारे साथ आज ज्वाइन किया है। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू ऋषि सर, आपने प्रेजेंटेशंस मेरे ख्याल से सबको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो हमारे आज चीफ गेस्ट है अरविंद जी, थोड़ा लेट हो गए, और अग्रवाल सर जो ऑल इंडिया कोल्ड स्टोरेज अध्यक्ष हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रोग्राम में। और सर के यहाँ एयर पर्जर और अमोनिया प्यूरीफायर लगा है, तो आदित्य को मैं 2 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करता हूं कि वो 2 मिनट बात करें। सभी को नमस्कार। सर, आपने अपनी प्रेजेंटेशन में प्यूरीफायर और उसका दिखाया तो हो गई पर्जर का, तो आप में से सभी शीतग्रह स्वामी आप लोग सब देखते होंगे, शायद ही कोई आप में से एक ऐसा होगा कि वो साल में एक भी बार पर्जिंग ना करता हो, हवा ना निकालता हो अपने प्लांट से। आप में से कितने हैं ऐसे जो कभी पर्जिंग नहीं करते अपने प्लांट से? हवा हर साल सब लोग निकालते हैं। तो कैसे मैनुअल पर्जिंग आपकी होती होगी? आदमी कंडेंसर पे चढ़ता है, अपना वो ठंडा करता है उसको, फिर ऊपर से वॉल खोल के निकालता है।
तो सर का जैसे मानिक इंजीनियर्स का सर ने दिखाया होगा आपको, जो ऑटोमेटिक एयर पर्जर है, हम लोग के यहाँ करीब पिछले 10 साल से लगा होगा। हमारे यहाँ पिछले उसको थोड़ा सा ट्वीकिंग करके उसको जब ठीक से चालू किया तो मेरे ख्याल से पिछले 3 या 4 साल में हमारा ऑपरेटर कभी कंडेंसर पे नहीं चढ़ा। और आप मानेंगे नहीं, पूरे साल मेरा जो है, मेरा तो 24 घंटा चलता है कोल्ड स्टोरेज, 365 दिन चलता है, बिकॉज हमारा आलू के साथ साथ फल का भी है, तो हमारा तो कोल्ड स्टोरेज बंद नहीं होता कभी कंडेंसर। आप सोचिए पूरे साल एक मिनट भी मेरा ऐसा नहीं होता कोल्ड स्टोरेज का कि मेरा डिस्चार्ज प्रेशर 190 पाउंड के ऊपर कभी जाता हो। उसका रीजन यही है कि मेरे जो है कंडेंसर में हवा नहीं है बिल्कुल। चाहे आप अमोनिया चार्ज करें, चाहे आप प्लांट में कोई मॉडिफिकेशन करें, चाहे आप वैक्यूम करें, तेल निकालें, कुछ भी करें, कंप्रेसर की आप सर्विस तक करते हैं उसमें हवा जाती है आपके प्लांट में। तो यही थोड़ी थोड़ी हवा बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि आपका डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ाने लग जाती है, जिसकी वजह से आप लोग ऐसे देखें तो ठंडा करने के लिए आपको जो बिजली खर्चा करनी पड़ रही है वो भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपके कंप्रेसर की कैपेसिटी कम हो जाती है। हो सकता है आपका अगर डिस्चार्ज 210 चल रहा हो, मेरा 190 चल रहा हो, आपका 6 पिस्टन कंप्रेसर चल रहा है, वो आपको अगर 10 टन की कैपेसिटी देगा तो मेरा 6 पिस्टन मेरे को 15 टन देगा, क्योंकि मेरा डिस्चार्ज कम है, तो मेरी बिजली भी कम खर्चा हो रही है। इस वजह से आप ऐसे देखेंगे ऑटोमेटिक एयर पर्जर में मेरे को जो 2-3 फायदे समझ में, एक तो ऑपरेटर इंडिपेंडेंट हो गया, मेरे को ना सुपरवाइजर के ऊपर भरोसा है ना अपने किसी ऑपरेटर के ऊपर भरोसा है। एक एमसीबी चालू करता हूं, मेरे को मालूम है पूरे साल जब हवा आएगी अपने आप निकल जाएगी, मेरे को कभी किसी से पूछना नहीं पड़ता हवा निकाली नहीं निकाली, कितनी निकली, कुछ नहीं। डिस्चार्ज में मॉनिटर करता हूँ, 190 के ऊपर तो कभी जाते ही नहीं मेरा। आप मानेंगे गर्मी में मेरे ख्याल से 155-160 के मेरा डिस्चार्ज चलता है। लोडिंग के जस्ट बाद की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम लोग मार्च अप्रैल में जब लोडिंग खत्म करके चालू करते हैं तो। और सबसे अच्छी, सबसे जरूरी चीज, जो अमोनिया का सबका डर है ना, लीक हो जाएगा, ये सबसे बड़े पॉइंट को ये रेक्टिफाई कर देता है कि बोलता है लीक का कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि उसमें सारी सेफ्टीज बिल्ट इन है। दूसरी चीज जो सर ने बात करी हो कि डिहाइड्रेटर, अमोनिया आपका सबसे अच्छा दोस्त है, अमोनिया का बहुत अच्छा दोस्त है पानी। अमोनिया और पानी लेकिन आपके प्लांट में मिल जाए तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि अमोनिया जब पानी में मिल जाती है तो वो जो आप लोग बैक प्रेशर या सक्शन प्रेशर बोलते हैं ना, आपको आलू का टेम्परेचर गिराने के लिए अगर सक्शन टेम्परेचर मान लीजिए 40 चलाना है और उसमें पानी मिल गया तो आपको 40 की जगह 36 चलाना पड़ेगा। बात घूम फिर के वहीं आएगी, आपको बिजली भी ज्यादा खर्ची करनी पड़ेगी, आपका कंप्रेसर की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी और आपका डिस्चार्ज भी बढ़ जाएगा। मैंने 2 साल पहले डिहाइड्रेटर लगाया था अपने यहाँ, तो पापा से ऐसी बात हो रही थी कि डिहाइड्रेटर लगाने जब चालू करने वाले थे तो मैंने पापा से पूछा आपको क्या लगता है कितना पानी निकलेगा। पापा बोले देखो हवा तो है नहीं, पानी भी ज्यादा नहीं, 20-30 लीटर निकलना चाहिए। हमने शुरू के 4 महीने में 200-250 लीटर पानी निकाला था। मेरे पास अभी फोटो नहीं है मेरे इस वाले फोन में, मैंने फोन चेंज किया है, मेरे पास आज तक वो स्लिप की फोटो है, डेट वाइज मेरे पास मेरे ऑपरेटर का साइन किया हुआ है, डेट वाइज उसने कितना लीटर पानी उस डिहाइड्रेटर में से निकाला, वो भी चालू प्लांट में। सोचिए आप, मैं बोलूं कि चालू अमोनिया प्लांट में कंप्रेसर चल रहा है, कमरे ठंडे हो रहे हैं, सब चीज चल रहा है, उसमें मैंने पानी निकाला अमोनिया से 250 लीटर विद इन 2 मंथ्स। 8 हफ्ते के अंदर मैंने 250 लीटर पानी निकाला। मेरा सक्शन प्रेशर 40 जाता था टेम्परेचर लाने के लिए, आज मेरा 45 सक्शन प्रेशर पे मैं टेम्परेचर अचीव करता हूँ अपना। 44 सक्शन के नीचे मेरा आज तक जो है सक्शन नहीं गया पिछले 2 साल से। सॉरी, मेरा साथ में माइनस का भी प्लांट है, पहले मेरे को 0 सक्शन तक जाना पड़ता था उसको लाने के लिए, अब मेरा 5 पाउंड के नीचे नहीं जाता वो सक्शन। आप लोग अपना पर बोरी का कॉस्ट कभी निकालिएगा कोल्ड स्टोरेज का, कि आप बिजली में पर बोरी आपका जो भी टोटल नंबर ऑफ बैग्स डिवाइडेड बाय जो भी साल का खर्चा है वो कितना आ रहा है। और उसमें आप सोचिएगा कि अगर आपने जो है बोरी का 1 या 2 रुपए बचा लिया तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ। ये देखते हुए अगर आप प्लान करेंगे तो आपको लगेगा कि ये पर्जर और डिहाइड्रेटर बहुत अच्छी चीज है। और मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि अमोनिया का प्लांट सबसे सस्ता प्लांट होता है किसी के लिए भी चलाने के लिए, और इतना अच्छा प्लांट, इतना सस्ता प्लांट अगर आपको बहुत अच्छे से चलाना है तो ये 2 चीजें हैं जो आपके पास होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि पानी और हवा, इन 2 चीजों से जो है कोई भी अमोनिया प्लांट, टेम्परेचर तो सब प्लांट ला के देंगे, लेकिन आप बोरी के पीछे हो सकता है 15 रुपए खर्चा कर रहे हो, मैं हो सकता है बोरी के पीछे 10 ही रुपए खर्चा कर रहा हूं। फर्क वहीं आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका कोल्ड स्टोरेज कितना बोरी का है, 5 रुपए बोरी पे कितना जो है आपको फायदा हो सकता है। मेरे पास वीडियोस तो सर कुछ है नहीं, बिकॉज बोरसे जी ने काफी इम्प्रॉम्प्टू मेरे को बस बोला बोलने को, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट
सर ने प्रेजेंटेशंस में आपको दिखाया ही होगा, पानी निकलते हुए भी दिखाया होगा, पर्जर की भी वर्किंग दिखाई होगी। अगर नहीं है तो आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको इसका एयर पर्जर और डिहाइड्रेटर दोनों के वीडियोस मिल जाएंगे। सर का चैनल है खुद का, मानिक इंजीनियर्स का, उस पर तो आप उसको देख के, बोरसे जी तो हैं, जोशी सर खुद, जोशी सर तो मेरे मेंटोर रहे हैं काफ़ी साल से। कुछ भी मेरे को दिक्कत होती थी कभी प्लांट में तो जोशी सर को ही पहला फ़ोन जाता था कि सर अभी इसको कैसे टैकल किया जाए। तो सर का जो एडवाइस होता है हमेशा बहुत अच्छा होता है। इट्स ऑलवेज वेरी टू द पॉइंट एंड द बेस्ट दैट कैन बी डन। तो आप लोग बात करिए सर से भी, बोरसे जी से भी। और आई हाईली सजेस्ट कि अगर आपके प्लांट में ये 2 इक्विपमेंट्स नहीं लगे हैं तो प्रायोरिटी पे मेरे ख्याल से आप लोग को पर्जर के लिए प्लान करना चाहिए। और एक बार आपको पर्जर की परफॉर्मेंस दिख जाए तब आप डिहाइड्रेटर के लिए भी प्लान कर सकते हैं। और अगर आपको किसी को भी ये लगता है कि आपके प्लांट में पानी नहीं है तो मैं बता दूं, अगर आप प्लांट से हवा निकालते हैं साल में तो पानी तो 100% है। ये गारंटी मैं देता हूं आपको कि अगर आप हवा निकालते हैं प्लांट से तो पानी निकलेगा, और जितनी हवा निकालते हैं उससे दुगना पानी निकलेगा। बाल्टियां भर भर के आप पानी निकालेंगे, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू आदित्य जी, आपने आपका शेयर किया। सबको अच्छा लगा होगा कि एयर और पानी से प्लांट में कितना तकलीफ होता है। वो अगर टाइमली निकाला जाए तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। तो मुकेश सर, थैंक यू फॉर कमिंग, लेट हो गए फिर भी। सब आप उनका तालियां बजकर स्वागत करेंगे। ऑल इंडिया कोल्ड स्टोरेज के अध्यक्ष हैं सर अभी, और अरविंद सर का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं जो टाइम निकाल के आए हमारे पास। और आप सब लोगों का भी मैं जो टाइम निकाल के मानिक इंजीनियर का प्रेजेंटेशन सुना है। तो अभी कॉकटेल एंड डिनर रेडी है सर सबके लिए, तो आप प्लीज़ इसलिए एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, आपके टाइम निकालना जी। और सब में ऐसे
प्रेसिडेंट है इसलिए तो वही हो गया संजय सर हमारे बहुत पुराने। अच्छा, बहुत पुराने, तो आज भी ऐसे ही चलता है। जैसे एक दिल्ली में एग्जीबिशन, हंस में क्या अमोनिया फ्री होना है, एग्जीबिशन खत्म हो गया था, पैकिंग कर रहे थे, वो आ गए। ये आनंद जी एयर पंजर था, काम पूरा भी मेरा ट्रक है ना, उसमें डाल दो। आपने तो पूछा ही नहीं किया। नहीं मुझे अरविंद ने सब समझा दिया। मैं कल ही आने वाला था, आ नहीं पाया, अभी लास्ट मोमेंट आ गया, ट्रक भी आ रहा है, लेके गए। आइस फैक्ट्री में हो जाए ना, क्योंकि वो 8 महीने तो 24 घंटे चलती है। मेरा एक्सपीरियंस है सर। आप एक बार कोई इंजीनियर भेज दो जो असेसमेंट कर ले, हमारी आइस फैक्ट्री से उसमें जो भी रिक्वायर्ड है, आपको जैसे अभी दिवाली का बंद हो जाए, जो भी रिक्वायर्ड है वो उसमें पर्जर लगाना है, हाइड्रेटर लगाना है, और कोई चीज़ लगानी है। सबसे बड़ा इंजीनियर ये है आपके पास, ये सबसे ज़्यादा काम करता है। दीवार रखिए बॉडी की तरह। फैमिली बिजनेस में आना नहीं चाहिए, उससे काम नहीं करना चाहिए। इससे मुझे इससे ये बहुत अच्छा लगता है कि वेरी यंग एज इज इन्वॉल्व, रेडी टू स्टडी, वर्क एंड टेक इट फॉरवर्ड। सर ऐसे नहीं होता लोग, आप एक तो नहीं, प्रॉब्लम ये होता है कि पिताजी बेटे को पैसे नहीं देते। हमारे यहाँ क्या है, हमारे वही होता है। इससे ज़्यादा मुझे मिलते हैं सर, हर चीज़ का प्रॉब्लम है। जब वो आप ऐसे कॉम्पिटिशन करती है, उसकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र से आधी भी नहीं है। उन्होंने अपने बेटे जो पढ़ने पुणे मुंबई भेज दिए। जो भी आए हैं ना, IT का कीड़ा नहीं, IT नहीं, बैंक में भी है सारे, लेकिन जो पुणे मुंबई में आ गए ना, एक भी वापस नहीं गया, सब वही सेटल हो गए। सब 25,000 मिलते हैं और 20,000 खर्चा है, और वो 5,000 भी बचते नहीं है। नहीं सर, उसकी जरूरत भी नहीं है, खर्चा तो आपको मजा करना है। जो मतलब पुणे में है, मुंबई में है। जब मकान बदलना होता है तो पापा शिफ्टिंग के पैसे दे दो, पापा डिपॉजिट के पैसे दे दो। हम अभी मैं तो जानता हूँ, अभी जो बेंगल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो पुणे में फ्लैट किया। हाँ, राणा सर ने 5-6 साल उन्होंने पुणे में फ्लैट किया,
बेटा पहले पढ़ने आ गया, पढ़ने के बाद पापा जॉब करूँगा, फिर आ जाऊँगी। वो जाने के लिए रेडी नहीं है, पहले उसकी शादी कर दी, तो वही कह रहा है कि वही लड़की देखो तो मेरे साथ पुणे में रहे। आपकी मौका नहीं, वो मौका नहीं देते, बाप देते को मौका नहीं देता। अच्छी बात है, ऐसा बहुत कम है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल मैंने जो तुषार साहब का बोला, वो आई नहीं वापिस। वो आए थे, इसको इंटरेस्ट नहीं आया, डाउट है तो मुझे कभी भी फोन कर दो, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ेगा, बिना तुम्हें पढ़े बिना मैंने कुछ नहीं बताऊंगा। उसके बाद में आई नहीं, तो अभी उसने पोस्टल पे आना ही बंद कर दिया। आपने कौन सी किताब दे दी? उसका मिशन मैनुअल दे दी थी, वो 40 पार्ट पेज वाली, बड़ी भी वाली नहीं दी थी। सीधा स्टोकर पकड़ा ऐसे पढ़ो। ऐसे डालना होगा ना, ऐसे डालना है। कंपनी का गोडाउन है, कंपनी नहीं, वो गोडाउन कंपनी बना देंगे। अगर गोडाउन ना देंगे, तो डीलर मुश्किल का फायदा है। दिल्ली में लेकर आती है, 30-40 लाख रुपए का मार्केट अपने लगा। ये भी तो सुमित से आता है ना, तो इसको फोन करना था, नेक्स्ट डे में करना था इसको। मतलब उनको तो फोन करो कि मान्य कर रेडी है। स्टॉक रहता है उसके पास, डीलर है तो स्टॉक होना चाहिए। बिना स्टॉक के डीलर कैसे? क्या होगा ना, कंटिन्यूस करता है। तो अगर आप खाली ना में तो सबसे पहले हम सेगमेंट एक तो मुंबई है, मुंबई के सारे लोग जुड़े हुए हैं, 20-25 लोग हैं सोना सर के साथ, बाकी का कोई आदमी उनके साथ जुड़ा है। हम भी एक मेंबर के पावर दूसरा सांगली एरिया है, सांगली में वो एक्चुअली खाली ट्रेड्स के लिए है ना, तो वो उनकी समथिंग उनकी भी एसोसिएशन है ना। सांगी ग्रेप बोलने से नहीं कोस्टल एसोसिएशन अलग है सर, अलग बना के पहले तो उसी नहीं पहले से ऐसा अलग है, ग्रेप अलग है और लाइसेंस हाँ उसी को ट्रेड का सुखा के जो बनाते हैं। उसकी बड़ी काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, हाँ तो उसकी कोस्टल उनके सेकेंडरी है। कोई बात नहीं, एक बार ना हमारे को ये वाला के जो एसोसिएशन के उसका एक बार देखिए तो जितने भी एसोसिएशंस के नाम है ना,
यहाँ पे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो हमारे साथ चैलेंज ये है कि ग्रो और प्रॉफिट उसकी एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन मुझे नए क्वेश्चन जो प्रोजेक्ट्स डालने वाले लोग होते हैं उनको आपकी अभी जैसे आपके अभी आते हैं सर, अभी जो आपने नहीं मैं बताता हूँ सर, कभी कोई बात कर ले ढूंढ के कुछ नहीं, अभी जो आपने जिससे पुणे में किया था एग्जीबिशन उसमें काफ़ी नए लोग आए थे, वेब डेटाबेस में जो हुआ था उसमें काफ़ी आए जैसे मेरे स्टॉल पे कम से कम 20 लोग आए थे, नए प्रोजेक्ट आए। वो अच्छा मार्केटिंग हुआ था। आपके महाराष्ट्र कोर्पोरेशन के लोग नहीं आए थे, पुणे वाले लोग भी नहीं आए, 4 छोड़ के नए लोग एग्जीबिशन में बहुत ज़्यादा आए। भाई मुझे मुझसे नहीं पूछा वो पुणे में नए लोग आ रहे हैं, पार्टिसिपेट करेंगे।